हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कैपिटल गेन की 6th वीडियो। इसमें कवर करेंगे आपसे कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस का पार्ट। तो आज हम 2 केसेस कवर कर रहे हैं और बाकी जो केसेस बचेंगे वो अगली वीडियो में धीरे धीरे करके कवर होते जाएंगे, क्योंकि आज हम इसके साथ एग्जाम्पल का पार्ट भी कवर करेंगे। अब देखिए, बोल रहा है कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, एक तो ये आएगा, और एक आएगा कैपिटल गेन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, पूरा डिटेल में आएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। अब देखिए, बोल रहा है कि कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A। तो जब ये सेक्शन नहीं था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें बोला गया था कि अगर कैपिटल एसेट पे लॉस होता है और इंश्योरेंस कंपनी से जो भी क्लेम मिलता है, यानी जो भी कंपनसेशन मिलता है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसी को नलीफाई करने के लिए ये सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A आ गया। तो इससे पहले कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग टैक्सेबल नहीं था, लेकिन जैसे ये सेक्शन आ गया तो कुछ एक्सटेंड तक टैक्सेबल हो गया। मतलब कुछ स्पेसिफाइड डैमेजेस के केस में अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिलता है तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। वही हम कवर करेंगे। तो देखिए, यही बोल रहा है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट इन CIT वर्सेज वानिया सिल्क मिल्स लिमिटेड, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड एज इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ कैपिटल एसेट शैल नॉट बी टैक्सेबल। तो शुरू में टैक्सेबल नहीं था, ठीक है। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2000-2001, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 1999 2000, इसका मतलब तो ये हुआ 1999 2000 से सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A हैज बीन इंसर्टेड विच नलिफाई द इम्पैक्ट ऑफ द अबव केस लॉ टू सम एक्सटेंट। As per provision of this section, any compensation received from insurance company for the specified damages। तो देखिए, specified damages क्या क्या हैं, तो यहाँ पे दे रखे हैं कि किस किस की वजह से डैमेज होंगे जो कि specified damages में आएंगे। अगर वो पर्टिकुलर पार्ट है तो इंश्योरेंस कंपनी से जो भी कंपनसेशन मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। सच ट्रांसफर आर लाइबल टू कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन, मतलब जब आपको कंपनसेशन मिला है, न कि जब आपका कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन हुआ है या डैमेज हुआ है। ये बोल रहा है कब, जब कंपनसेशन मिला है। जैसे मैं बोल के चल रहा हूँ कि 2017-18 में आपकी एसेट का डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, यानी डैमेज हो गई, और 2018-19 में आपको कंपनसेशन मिला, तो 2018-19 में टैक्सेबल होगा, ना कि 2017-18 में। हाँ, जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है याद रखना, वो 17-18 का मिलेगा, यानी जब डिस्ट्रक्शन हुआ है। यानी अगर मैं बोलूँ कि 2002-3 में मैंने कोई एसेट खरीदी थी, कैपिटल एसेट, जो कि जनरली स्पेसिफाइड डैमेजेस में आ गई, कहने का मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया 17-18 में, तो 2002-3 में उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख की, ठीक है, और इसका इंडेक्सेशन था 105। और आज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि 18-19 या 19-20 में हमें पैसा मिला, ये मान के चलिए, लेकिन वो 17-18 में डिस्ट्रॉय हुई थी, तो इंडेक्स जो लगेगा वो 17-18 का लगेगा, न कि 19-20 या 18-19 का। लेकिन टैक्सेबल कब होगी, जिस ईयर में रिसिप्ट हुई है। तो इंडेक्सेशन कब लग रहा है, जिस ईयर में डिस्ट्रॉय हुई है, लेकिन टैक्सेबल कब हो रही है, जिस ईयर में रिसिप्ट हुआ है। नॉर्मल यही पार्ट है। अब देखिए, स्पेसिफाइड डैमेजेस में क्या क्या दे रखे हैं वो बता देता हूँ। ये बोल रहा है डैमेजेस कॉस्ट ड्यू टू, अब देखिए इसमें क्या बोल दिया, डैमेजेस कॉस्ट ड्यू टू फ्लड। फ्लड आप जानते हो, बाढ़ आ गया। टाइफून मतलब हम बोल सकते हैं तूफान, ऐसे बोल सकते हैं। हरिकेन मेरे हिसाब से बाउंड्री होता है। देखिए, हिंदी में आप देखेंगे तो एक बार गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे फ्लड मतलब क्या हो गया, बाढ़ हो गई। टाइफून मतलब क्या हो गया, तूफान समथिंग हो गया। हरिकेन मतलब क्या हो गया, बाउंडर। साइक्लोन मतलब क्या होगा, चक्रवात समथिंग ऐसे ही है। अर्थक्वेक क्या हो गया, भूकंप, या कोई भी प्राकृतिक विपदा, यानी कोई भी नेचुरल कालमिटीज, ये आ गया। और राइट और सिविल डिस्टर्बेंस बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, दंगा फसाद, उपद्रव। एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन मतलब आग या विस्फोट, जनरली ये हो गया। एक्शन बाय एन एनेमी, इसका मतलब शत्रु द्वारा आक्रमण कर दिया गया। और एन एक्शन टेकन इन कॉम्बेटिंग एन एनेमी, यानी शत्रु को पछाड़ने के लिए जो भी एक्शन लिए गए हैं, चाहे वॉर की सिचुएशन हो चाहे नहीं हो। कहने का मतलब चाहे वॉर डिक्लेयर की गई है चाहे नहीं की गई है, तो जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो स्पेसिफाइड डैमेजेस में आएगा। और उससे जो भी कैपिटल एसेट्स में लॉस हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो भी क्लेम मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा एज ए कैपिटल गेन, कब, जिस ईयर में रिसिप्ट हुई है। तो यहाँ पे देखिए, शॉर्ट में यही बता रखा है कि कॉज ऑफ डैमेज में अगर स्पेसिफाइड कॉज है जो आपने ऊपर देखे और इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तब जाके ही वो ट्रांसफ़र माना जाएगा और वह कैपिटल गेन के फॉर्म में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर कोई क्लेम नहीं मिला तो कुछ भी कैपिटल गेन नहीं है। और अदर केसेस में मतलब कोई अदर डैमेज की बात कर रहा है तो कोई भी ट्रांसफ़र माना नहीं जाएगा। अब देखिए, इसके कुछ कुछ क्या है पॉइंट दे रखे हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि, यानी मान के चलिए नोट्स दे रखे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ स्पेसिफाइड डैमेज की बात कर रहा है और कौन कौन सी कैपिटल एसेट की बात कर रहा है, कौन कौन सी कैपिटल एसेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, फॉर कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन वेरियस आइटम टू बी इंटरप्रेटेड एज अंडर सेल्स कंसिडरेशन इफ कंपनसेशन रिसीव्ड इज इन कैश।
तो कंपनसेशन जो भी मिला। इफ़ कंपनसेशन रिसीव्ड इज इन काइंड, तो क्या मतलब हो गया कि आपको कोई ना कोई जो कंपनसेशन मिल रहा है वो किसी न किसी वस्तु के फॉर्म में मिल रहा है। कोई ना कोई क्या हो रहा है, आपको एसेट मिल रही है, तो ये बोल रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड एज कंपनसेशन। तो क्षतिपूर्ति के फॉर्म में जो भी एसेट मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर एज यूजुअल। इसका मतलब नॉर्मली जैसे आप कैलकुलेट करते हो। लेकिन देखिए इंडेक्सेशन जो बेनिफिट मिलेगा वो क्या बोल रहा है, टिल ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बोलोगे कि ईयर परचेज करने से लेके, जैसे मैंने परचेज किया, परचेज से लेके डिस्ट्रक्शन हुआ, तो डिस्ट्रक्शन जब हुआ वो वाला बेनिफिट लूँगा, न कि जिस ईयर में रिसिप्ट हुआ। तो जब मैं इनटू साइड में करता हूँ तो ये नहीं कि मुझे 1920 में अमाउंट रिसिप्ट हुआ तो वो लूँगा, नहीं। अगर जब डेस्ट्रॉय हुआ है, अगर 1920 में डेस्ट्रॉय हुआ है तो तब तो मैं 289 ही ले लूँगा 1920 का। लेकिन अगर 1819 में एसेट का डिस्ट्रक्शन हुआ है, डेस्ट्रॉय हुई है, तो 1819 का जो भी इंडेक्स होता है वो कवर कर लूँगा। नॉर्मली आपको एग्जाम में गिवन होगा। नहीं तो आप देखिए लेटेस्ट के जो भी 1819, 1920 के, या पिछले जैसे 2001-2 का तो आपको पता ही है कि 100 होता है, फिर उसके बाद 2-3 का समथिंग 105 होता है, फिर 109 होता है। इस तरीके से याद रखिए क्योंकि कभी ना कभी काम आ सकते हैं। टैक्सेबल क्या बोल रहा है, इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। टैक्स रेट क्या लगेगी, जिस साल आपको कंपनसेशन मिला है उस हिसाब से टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। सिंपल सा पार्ट। अब देखिए नोट में क्या बोल रखा है, अब देखिए इसमें बोल रहा है कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर डैमेज ऑफ मशीनरी। यार रखना किसकी बात कर रहा है, मशीनरी के डैमेज होने पे जो भी कंपनसेशन मिला वो बोल रहा है शैल बी ट्रीटेड अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। आपको याद होगा ये जनरली अपने पीजीबीपी में देखा था, डीम्ड इनकम माना जाता है। एक तो आपने सेक्शन 28 देखा और एक आपको बताया कि 41 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, जैसे बैड डेट्स रिकवर्ड मैंने आपको बताया था, या पहले कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउड हो गए थे पर वो आप बाद में आपको रिसिप्ट के फॉर्म में यानी मिल गए, तो इसका मतलब वो आपकी इनकम के फॉर्म में आ जाएंगे जिस भी ईयर में आपको मिले। सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि नॉर्मल जो बिजनेस की इनकम है वो चार्जेबल होती है, यानी टैक्स लगता है उस पर, तो आप बाई साइड पे दिखाते हो जनरली जो भी इनकम होती है। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 की इनकम भी बाई साइड में दिखाओगे, टू साइड में जो भी एक्सपेंडिचर अलाउ है वो दिखाओगे, और आपका प्रॉफिट क्या है टैक्स के अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगा। अगर आपने अकाउंटिंग के हिसाब से निकाला है तो कुछ क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से कवर करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको पीजीबीपी में बताया। तो ये बोल रहा है कि मशीनरी के डैमेज होने पे जो भी कंपनसेशन मिला वो 41 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग डीम्ड इनकम माना जाएगा। कहाँ तक, टू द एक्सटेंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ डैमेज मशीनरी। कि मशीनरी के डैमेज पे देखिए आपको कंपनसेशन तो मिल गया, अब मशीनरी जो भी डैमेज हुई उसको आप सही करा रहे हो, तो उसका रिपेयर कराया, रिनोवेशन कराया, तो वहाँ तक का खर्चा आपका इनकम के फॉर्म में माना जा रहा है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कंपनसेशन मिला, मान के चलिए कि कोई मशीनरी थी 50 लाख की, वो आपकी डैमेज हो गई, या मशीनरी की वैल्यू मत सोचिए, वो डैमेज हो गई, ठीक है, अब आपको कंपनसेशन कितना मिला, 30 लाख मिला, या मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया अमाउंट, 2 लाख मिला मान के चलिए कंपनसेशन, किसी भी मशीनरी पे 2 लाख कंपनसेशन मिला। अब आपने उसका रिपेयर रिनोवेशन का एक्सपेंडिचर करा दिया कितने का, 3 लाख का, ठीक, तो बहुत ज़्यादा करा दिया। तो सीधी सी बात है, बोल रहा है कि टू द एक्सटेंट जितना भी एक्सपेंडिचर किया है इंकर्ड ऑन रिपेयर रिनोवेशन, तो आपको तो 2 लाख ही मिला ना कंपनसेशन, तो आपका जो 2 लाख का पार्ट है वो किस जगह चले जाएगा, बाई साइड में चले जाएगा, और जो भी आपने रिपेयर रिनोवेशन कराया वो आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वो अंडर सेक्शन 31 का पार्ट बन जाएगा। जैसे मैंने अंडर सेक्शन 30 बताया, 31 बताया, फिर 32 डेप्रीशिएशन का बताया था, आपको ध्यान हो तो 31 आपके मशीनरी से लिंक था, प्लांट मशीनरी फर्नीचर, आपको ध्यान हो तो उसमें मैंने बताया था इंश्योरेंस कराया, या जो भी उसके मेंटेनेंस का या जो भी उस पर रिपेयर का पार्ट करवाते हो तो वो खर्चों के फॉर्म में हो जाता है। तो आपको पता है कि 3 लाख खर्चा किया वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि मान के चलिए अगर आपको कंपनसेशन मिला 2 लाख और आपका रिपेयर रिनोवेशन का जो पार्ट है वो हुआ ओनली 1,20,000, तो ये बोल रहा है कि 1,20,000 तक का जो भी पार्ट है वो आपका बाय यहाँ पे आ जाएगा 41 सबसेक्शन 1 में, यानी इनकम के फॉर्म में क्या हो जाएगा, पीजीबीपी के फॉर्म में आ जाएगा बाय साइड में, ये बोल रहा है। ठीक है, हावर कंपनसेशन इन एक्सिस ऑफ रिपेयर रिनोवेशन एक्सपेंडिचर शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड शैल नॉट बी लायबल टू टैक्स। अब क्या बोल रहा है, जो कंपनसेशन इससे ज़्यादा है, किससे, रिपेयर एंड रिनोवेशन से ज़्यादा, तो आपका 120 एक्सपेंडिचर हुआ है और आपको कंपनसेशन 2 लाख मिला है, तो जो 80,000 है वो टैक्स के फॉर्म में लायबल नहीं होगा, और सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 है जो हम अभी कवर कर रहे हैं कैपिटल गेन का, वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, एज देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, क्योंकि कैपिटल असेट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं है। ठीक है, यानी देखिए सिंपल सा पार्ट है कि अगर आपका रिपेयर एंड रिनोवेशन का एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है तो आपको पता है कि वो टू साइड में तो दिखाओगे जितना खर्चा हुआ है, और आपको पता है कि जितना आपका क्या है
इस एक्सपेंडिचर तक का पार्ट है वो आपका पीजीबीपी में बाय साइड में इनकम के फॉर्म में जा रहा है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका रिपेयर रिनोवेशन का खर्चा कम है तो सीधी सी बात है 2 में तो 120 आएगा ही आएगा, लेकिन बाय साइड में कितना आएगा 120 ही आएगा। जितना आपका रिपेयर रिनोवेशन का एक्सपेंडिचर है उतना ही, क्योंकि वो कम है। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला है, जो आपका बच गया आपके हाथ में, जैसे 80,000 का पार्ट, ये मान के चलिए ज़्यादा मिला हुआ है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में, कहने का मतलब वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो किसके फॉर्म में है? कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में है, उसमें कोई कैपिटल एसेट का ट्रांसफर नहीं माना जा रहा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बोल रहा है कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर एनी अदर डैमेजेस टू द कैपिटल एसेट। इसका मतलब जैसे आपने स्पेसिफाइड डैमेज देखा तो उस केस में ही कैपिटल गेन का पार्ट टैक्सेबल है, लेकिन अदर डैमेज के केस में ये कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में माना जाएगा और टैक्सेबल नहीं होगा। कहने का मतलब कोई अदर डैमेज हो गया, जैसे चोरी हो गई, ये बोल रहा रोड पे एक्सीडेंट हो गया। इसी तरीके से बोल रहा है कि जैसे जहाज होता है वो डूब गया टेक्निकल एरर की वजह से, ये एग्जांपल दे रखे हैं सारे के सारे, तो इनकी वजह से कैपिटल एसेट का लॉस हुआ और उससे जो कंपनसेशन मिला इंश्योरेंस कंपनी से वो कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में माना जाएगा और टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। स्पेसिफाइड डैमेजेस वाला पार्ट टैक्सेबल होगा, लेकिन ये जो अदर डैमेज वाला पार्ट है ये टैक्सेबल नहीं होगा। फिर बोल रहा है कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर एनी डैमेज टू नॉन कैपिटल एसेट। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, नॉन कैपिटल एसेट में डैमेज हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिला, तो देखिए यहाँ कैपिटल गेन का पार्ट अराइज नहीं हो रहा क्योंकि ये नॉन कैपिटल एसेट है। तो इसमें जनरली क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है, क्योंकि वो कैपिटल एसेट नहीं है। क्या पता आपके बिजनेस का स्टॉक हो, वो चोरी हो गया हो, ठीक है, तो उससे जो भी कंपनसेशन मिला वो किस में जाएगा, वो अंडर सेक्शन 28 में जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है। क्या पता वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी जा सकता है। तो या तो वो पीजीबीपी की इनकम में जाएगा या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले पार्ट में जाएगा, लेकिन वो कैपिटल गेन वाले पार्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉन कैपिटल एसेट पे डैमेज का पार्ट है और उससे रिलेटेड आपको कंपनसेशन मिला है, नॉर्मल सा पार्ट। फिर देखिए बोला डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट विदाउट इंश्योरेंस। अब देखिए आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, आपको लॉस हुआ, तो पूरा का पूरा क्या आपका लॉस, ये सीधी सी बात है। आपको कोई भी क्या हुआ, क्लेम नहीं मिला, तो जनरली जब क्लेम ही नहीं मिला तो एक तरीके से ट्रांसफ़र के फॉर्म में माना ही नहीं जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है वेयर एन एसेट इज डिस्ट्रॉयड एंड देयर इज नो इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनसेशन इज नॉट रिसीव्ड। तो बोल रहा है कि इंश्योरेंस नहीं है या इंश्योरेंस करवा रखा है लेकिन इंश्योरेंस का कोई कंपनसेशन मिला ही नहीं, तो जब मिला ही नहीं तो वो सेल वैल्यू मानी नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। तो उस केस में आपका होगा ही नहीं। बोला नाइदर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A नॉर सेक्शन 45 शैल बी अट्रैक्टेड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो जो एसेट्स तबाह हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, विनाश हुआ है जिसका, ये बोल रहा है डिस्ट्रॉय हुई है, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ सच एसेट डिस्ट्रॉयड इज नॉट एन अलाउबल लॉस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये बोल रहा है जो कॉस्ट भी लगी है वो भी अलाउ नहीं की जाएगी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, मिस्टर एक्स एक्वायर्ड ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन ऑन 5/5/18 फॉर ₹90 लाख। ऑन 7/5/19 द प्रॉपर्टी कॉट फायर। कोई इंश्योरेंस कराया नहीं गया था। सच लॉस ऑफ ₹90 लाख इज़ नॉट एन अलाउबल लॉस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। वो अलाउबल ही नहीं है, सीधी सी बात है। एक तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कोई इंश्योरेंस मिला ही नहीं। अगर मिलता तो उस पर कॉस्ट का पार्ट देखा जाता और कैपिटल गेन का पार्ट देखा जाता, लेकिन मिला ही नहीं, इंश्योरेंस करवाया ही नहीं, तो मिलेगा भी नहीं, सीधी सी बात है। तो उसका जो लॉस हुआ है वो लॉस भी अलाउ नहीं किया जा रहा, जो उसका लॉस है वो भी अलाउ नहीं किया जा रहा। अब देखिए इलस्ट्रेशन जो दे रखे हैं, मैंने आपको पूरा पार्ट बता दिया। अब हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन का पार्ट। आपको मैंने बताया कि अभी देखो याद रखना है कि जो भी नॉन कैपिटल एसेट डैमेज हुई उस पर जो भी कंपनसेशन मिला है वो बिजनेस इनकम के फॉर्म में पार्ट आएगा। तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा कि जो भी आपको कंपनसेशन मिला और जितना भी लॉस हुआ वो लेस कर देंगे, बाकी जो आपका है वो टैक्सेबल पार्ट आ जाएगा पीजीबीपी के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन कैपिटल एसेट की, मतलब नॉर्मल स्टॉक की जिसको आप खरीदने बेचने का काम करते हो, ऐसे सोच लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में। या ऑफिस के कोई गुड्स हो गए जिसको जनरली आप खरीदने बेचने का काम करते हो, तो वो कैपिटल एसेट में नहीं आते हैं। लेकिन अगर कैपिटल एसेट में आते हैं तब उस पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A जो हम देख रहे हैं अभी वो लगेगा। तो ये बोल रहा है लकी हैज़ ए हाउस प्रॉपर्टी। आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, बिल्कुल ठीक। एक्वायर्ड ऑन 18 अगस्त 2009 फॉर ₹6 लाख। देखिए 2009-10 का इंडेक्स देख लेना, क्योंकि एक्वायर्ड की हुई है, काम आ जाएगा आगे, तो एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए 9-10 का इंडेक्स है ये वाला 148, याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन में यानी सॉल्यूशन में काम आएगा। फिर देखिए बोल रहा है ही यूज द हाउस फॉर हिज ओन रेसिडेंशियल पर्पज। ऑन 18 अगस्त 2012 ही इंकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ₹3 लाख। ऑन 15/5/19 ही ब्रॉट ऑफिस गुड्स इनफ्लेमेबल, मतलब क्या होता है, जो जलने वाले हैं यानी जिनसे नुकसान होने की संभावना हो सकती है, अगर जल गए तो पूरा का पूरा गुड्स खराब हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 1 लाख का गुड्स वो क्या लेके आया, खरीद के लेके आया
एट होम टू बी डिलीवर्ड टू ए पार्टी स्टेइंग नियर टू हिज होम। देखिए तो इस लाइन का मतलब क्या है कि वो क्या करके लेके आया ऑफिस से, ऑफिस में उसके गुड्स होंगे, स्टॉक होंगे, तो वो 1 लाख का जो गुड्स है ना वो अपने घर पे लेके आ गया डिलीवर करने के लिए। किसको? पार्टी को, जो कि उसके घर के पास में ही रहती थी। मान के चलिए, देखिए मेरा कोई कस्टमर है जो मेरे घर के पास में रहता है, मेरा बिजनेस दूर है, तो उस पार्टी ने क्या बोला, उस कस्टमर ने क्या बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर माल जो है ना आप घर पे पहुंचा देना, क्योंकि आप तो जनरली घर पे रोज़ आते ही हो और मैं आपके पास में ही रहता हूँ। तो मैंने क्या करा, वो 1 लाख का गुड्स अपने घर पे रख दिया, एक जगह डिलीवर कर दिया, ताकि जो पार्टी है जैसी आएगी वो ले जाएगी। ठीक है। अब ये बोल रहा है एट द नाइट ऑफ दैट डे एक्सीडेंटल फायर टुक प्लेस, आग लग गई। अब देखिए आपको बताया कि हाउस प्रॉपर्टी भी जल गई होगी, उसके अंदर जो फर्नीचर है जो रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है यानी 3 लाख का, उसका भी नुकसान हो गया। इसके अलावा जो ये स्टॉक पड़ा था, जो कि आपके पास में जो पड़ोसी है, जो कस्टमर है यानी एक पार्टी है, उसको आपने देने के लिए अपने घर पे रखा था, तो वो भी जल गया। तो ये बोल रहा है डैमेज द होल हाउस प्रॉपर्टी, फर्नीचर वर्थ ₹5 लाख एंड बिजनेस स्टॉक। मेरे हिसाब से जो ये रिकन्स्ट्रक्शन कराया है इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्नीचर 5 लाख का जला है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर फर्नीचर भी होगा, तो ज़रूरी नहीं कि ये रिकन्स्ट्रक्शन में फर्नीचर है। लेकिन ये बोल रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी पूरी जल गई, उसके अंदर फर्नीचर पहले से ही होगा, तो 5 लाख का वो जल गया, और बिजनेस स्टॉक जो था वो 1 लाख का वो भी जल गया। अब इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, बोल रहा है 18 अगस्त 19 को मिला। अब देखिए 18 अगस्त 19 को मिला, और यहाँ पे यार रखना इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी सेम ईयर में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आग लग रही है वो कब लगी है, वो लगी है 15/5/19 को, क्योंकि 15/5/19 को वो अपने घर पे क्या लेके आया, स्टॉक लेके आया, और उसी रात को क्या हो गया, आग लग गई। यानी 15/5/19 को लगी, मतलब 1920 से रिलेटेड पार्ट है। और जो अमाउंट मिला है वो भी 1920 को मिला है। याद रखना, अगर अमाउंट 2021 को मिलता तो प्रीवियस ईयर 2021 आता, यानी असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब अगला असेसमेंट ईयर आता। लेकिन अभी अपना क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आपको पता है कि 1920 में ही तुम्हें कंपनसेशन मिला है, तो डिस्ट्रक्शन भी उसी साल हुआ, और अमाउंट भी क्या मिल गया, क्लेम जो मिला वो भी उसके अराउंड 2-3 महीने में ही मिल गया, यानी 1920 में उसी साल मिला है। तो ये बोल रहा है कि 1 लाख का तो हाउस के लिए क्या मिला, कैश मिला, और एक नया हाउस उसे अलॉट कर दिया गया। इसका मतलब उसको कैश नहीं दिया गया, उसको एक दूसरा हाउस दे दिया गया। तो उसको कैश में 1 लाख दिए हैं, और उसको एक नया हाउस दिया गया जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 44 लाख है। तो इसका मतलब टोटल उसकी सेल वैल्यू कितनी हो गई, 45 लाख हो गई, जो उसको अमाउंट मिला। ठीक है, जो भी कंसीडरेशन रिसीव्ड हुआ वो 45 लाख आ गया। अब माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट करेंगे। पर देखिए यार ना, इसमें ये भी बोल रहा है कि हाउस होल्ड फर्नीचर कितने का मिला, उसको 2 लाख का मिला। फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट होता है। फर्नीचर क्या होता है, पर्सनल इफेक्ट। आपको पता है कि प्रॉपर्टी को छोड़ के जनरली जो भी टीवी, कार, मशीनरी, जो भी घर की मशीन है, जैसे बोल दिया वॉशिंग मशीनें हो गई, फर्नीचर हो गया, ठीक है, जो भी पार्ट है वो पर्सनल इफेक्ट होता है, तो वो कैपिटल एसेट में नहीं आता। तो जब वो कैपिटल एसेट में नहीं आता, तो जो भी आपको पार्ट मिला है वो कैपिटल एसेट के फॉर्म में, और वो टैक्सेबल नहीं होगा, तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है। स्टॉक का आपको 80,000 मिला है, तो आपको पता है कि स्टॉक का जब भी आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है, तो मैंने क्या बताया, नॉन कैपिटल एसेट, तो जब भी वो मिलेगी तो वो किस में जाएगी, वो पीजीबीपी की इनकम में जाएगी। किसमें? पर आप सोचिए कि 80,000 पे आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, और आपका जो गुड्स जला था, क्योंकि आपने किसी पार्टी को देने के लिए 1 लाख का रखा था, तो आपका जो 20,000 का लॉस दिखाएगा अभी भी। तो लॉस को आप बिजनेस में बिजनेस लॉस के फॉर्म में दिखा सकते हो, और उसको बाद में किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन ये किस में आएगा, पीजीबीपी में आएगा। किसमें? पीजीबीपी में आएगा, कैपिटल गेन में नहीं आएगा। तो सिर्फ आपका 45 लाख की सेल कंसिडरेशन का पार्ट आएगा। ठीक है, कह रहा है स्टेट टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब देखिए ये पॉइंट अभी मत पढ़ना, क्योंकि बोल रहा है कि अगर कंपनसेशन 15 अप्रैल 20 को मिलता, मतलब 20-21 में मिलता, तो क्या होता। ठीक है, तो वो तो तब देखेंगे जैसे ही अपन को ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। तो बोल रहा है एज द डैमेज अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर, सच केस इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोल दिया दैट द एक्सीडेंटल फायर टुक प्लेस। तो ये मैंने बताया था आपको, एक्सीडेंटल फायर, आग विस्फोट, ये हो गया एक तरीके से। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन कितना लिया, 1 लाख तो कैश, और 44 लाख का जो आपको हाउस मिला है फेयर मार्केट वैल्यू, तो 45 लाख सेल्स कंसिडरेशन हो गया। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ नहीं है, तो ये 45 लाख में से क्या कर दिया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। अगर आप ढंग से ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि 1889 को खरीदी थी, तो मैंने क्या बताया, 6 लाख। ठीक है, और एक इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, ये तो देखिए 1889 को है, इसका मतलब क्या हो गया, 910, क्या हो गया, 2009-10। अब देखिए 18-8-12 को क्या है, इम्प्रूवमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 12-13।
तो इम्प्रूवमेंट कितना है, रिकन्स्ट्रक्शन कितना है, 3 लाख का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट देखिएगा 6 लाख, तो उसके लिए इंडेक्सेशन मैंने क्या बताया 9-10 का। तो 9-10 का कितना था आपका इंडेक्सेशन, मैं ही भूल गया, चलो देख लेते हैं एक बार। था 148, कितना था 148। और जब आप 18/8/2012 का देखोगे तो उसके लिए कितना था, ये था अपना 12-13 का 200, कितना था 200, जनरली ये है। फिर देखिए आपको इनटू करना पड़ता है, तो साइड में क्या बोलते हो यार, जिस साल रिसिप्ट हुआ तो वो गलत हो जाता है। जिस साल डिस्ट्रॉय हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो आपको पता है आग कब लगी थी, 15/5/19 को ही, जब पार्टी के लिए गुड्स लेके आया गया था और अपने घर पे रखा गया था। तो हाउस प्रॉपर्टी भी जल गई, फर्नीचर भी जल गया और बिजनेस का स्टॉक भी जल गया था। तो इसका मतलब 1920 में। अब देखिए आप बोलोगे सर अमाउंट भी तो उसी साल मिला है, लेकिन अगर अमाउंट अगले साल मिलता तो तब भी हम क्या बोलते कि हम अगले साल टैक्सेबल करते, इस साल नहीं करते, तो अगले साल की टैक्स की रेट आती। लेकिन इंडेक्स तो क्या आता, 289 आता, क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रक्शन का हुआ है 1920 में हुआ है। तो 19 जब डिस्ट्रॉय हुआ है वो वाला इंडेक्स देखना है, तो आपको पता है 19 में हुआ है, यानी 1920 का इंडेक्स आपको कवर करना है, याद रखना। तो देखिए यहाँ पे 289 का पार्ट आ जाएगा आपका। तो एक बार देख लीजिए, देखिए मैंने आपको बताया 6 लाख अपॉन क्या बताया 148 इंटू 289, 3 लाख अपॉन 200। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं ये 12-13 का 200 था। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का अपॉन क्या आ जाएगा 200 आएगा, और साइड में क्या आएगा इंटू 289 आएगा। तो आपका ये निकल के आ गया, थोड़ी वैल्यू बढ़ गई, जिससे आपकी कॉस्ट ज़्यादा दिख गई और आपका क्या होगा, गेन कम बनेगा। तो ये आ गया। अब देखिए फर्नीचर के लिए मैंने क्या बताया था कि फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट में आ गई, पर्सनल असेट में आ गई। तो नो कैपिटल गेन लाइबिलिटी अराइजेस एज फर्नीचर इज ए पर्सनल असेट ऑफ द एसेसी, हेंस नॉट ए कैपिटल असेट। ठीक है, तो जो भी अमाउंट मिलेगा वो क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा और टैक्स के लिए लाइबल नहीं होगा। स्टॉक में मैंने क्या बताया, पीजीबीपी में जाएगा। कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ स्टॉक शैल बी लाइबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 28। जब भी आप 28 से रिलेटेड जो भी सेक्शन देखते हो, 43, 44 तक के जो भी पार्ट देखते हो, तो आपको पता है कि वो किस में आते हैं, पीजीबीपी में आते हैं। तो इन द गिवन केस लॉस ऑफ 20,000, यानी 1 लाख में से 80 गए, क्योंकि 80,000 मिले हैं और 1 लाख का लॉस है, तो हमें 20,000 का लॉस हो गया नेट, शैल बी अलाउड अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक, अब ये बोल रहा है कि दूसरा केस, अगर हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ सच कंपनसेशन रिसीव बाय द असेसी ऑन 15 अप्रैल 2020। अब देखिए अगर आप यहाँ पे बोलते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये नहीं बोलते, आप बोलते 15 अप्रैल 20 को मिला, ये बोल रहा है, और सारा पार्ट वही है। तो अब आप क्या करो, पुराना केस भूल जाओ। अब उसके हिसाब से सोचो कि अगर आप कैलकुलेट करते तो क्या करते, वही 45 लाख निकालते। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या था आपका 21-22। मैं देखो आपको उसी अप्रोच के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप सोचते तो क्या सोचते कि असेसमेंट ईयर 21-22 आता। क्यों, क्योंकि आपको 15 अप्रैल 20 को मिला है, तो प्रीवियस ईयर 2021 है। जिस ईयर में रिसिप्ट होता है उस ईयर के असेसमेंट ईयर के लिए टैक्सेबल होता है। तो आपको बताइए प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर ये, तो 21-22 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग टैक्स रेट लगेगी, ना कि असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंग। तो अगले साल के अकॉर्डिंग टैक्स रेट लगेगी। अब देखिए ये आ गया, लेस ये होता 45 आता। अब देखिए ये सेम ही आता, क्यों सेम आता, क्योंकि डेस्ट्रॉय कब हुआ है, डेस्ट्रॉय हुआ है आपका, ऊपर देखिए 15/5/19 को। ठीक है, जबकि आपको जो कंपनसेशन मिला वो कब मिला है, 15 अप्रैल 20 को। इसको हमने चेंज करके क्या बोल दिया क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में, यानी अगले जो ऑप्शन में क्या दे रखा था, 15 अप्रैल 20 को अगर क्लेम मिलता, पर डेस्ट्रॉय तो 5/19 को हुआ है, इसका मतलब 19-20 को डेस्ट्रॉय हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो कौन से ईयर का होता है, जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ है, न कि जिस साल क्लेम मिला है। जिस साल क्लेम मिलता है उस साल टैक्सेबल है, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट जिस साल डेस्ट्रॉय हुआ है, तो आपको बताया कि 289 ही लोगे। तो नीचे तो डिवाइड वही आएगा, क्योंकि जिस साल आपने खरीदी उस साल का कॉस्ट नीचे आता है बेस। आपको पता है कि जिस साल इंप्रूवमेंट किया उस साल का आपका इंडेक्सेशन आ जाता है, तो इसलिए 148 नीचे आया और 200 नीचे आया। लेकिन साइड में इंटू 289 क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि डेस्ट्रॉय कब हुआ है आपका 2019-20 में। कब हुआ है, 2019-20 में, ना कि 20-21 में। ठीक है, तो अगर 20-21 में होता तो 20-21 का जब भी इंडेक्स आपको पता चलता वो आ जाता, लेकिन अभी तो 19-20 का आएगा। लेकिन टैक्सेबल कब हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है आपका असेसमेंट ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर 2021 में, प्रीवियस ईयर 2021 में, ना कि प्रीवियस ईयर 1920 में। ठीक है, तो सेम आपका यही कैलकुलेशन आएगा। तो बोल रहा है इन केस सच कंपनसेशन इज रिसीव्ड ऑन 15 अप्रैल 20, देन कैपिटल गेन ऑफ अमाउंट, तो यही निकल के आएगा, एज कंप्यूटेड अबव शैल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। अब देखिए असेसमेंट ईयर क्या हो गया, बदल गया, तो असेसमेंट ईयर इसकी जगह ये आ जाएगा 21-22। ठीक है,
तो जिस साल आपको मिलता है उस साल टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट जिस साल डिस्ट्रॉय हुआ है उस साल का मिलता है। तो आई होप आपको ये 20 से 25 मिनट का जो भी मैंने पार्ट बताया समझ में आया होगा। अब देखिए सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 बोल रहा है आपको, ठीक है, कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब देखिए आपको बताया कि कैपिटल एसेट आपने कोई खरीदी होगी, उसकी कॉस्ट होगी, उसको आप क्या कर रहे हो, कुछ समय यूज़ करने के बाद स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो। अब स्टॉक इन ट्रेड में करोगे तो उसको बेचोगे तो सेल वैल्यू होगी। जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। अब देखिए अगर कैपिटल गेन के लिए बोलूँगा तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल वैल्यू हो जाएगी, सीधी सी बात। अब आप बोलोगे सर कॉस्ट वाले पार्ट में क्या आएगा, वही जैसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट ये सब कुछ लगता है। अगर 2001 से पहले की है यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो वही आप क्या बोलते हो कि 1 अप्रैल 2001 से पहले की खरीदी गई कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच इज़ हायर, क्योंकि आप बेनिफिट लेना चाहते हो। आप बेनिफिट क्या लेना चाहते हो कि आपने उसको जैसे ही कन्वर्ट किया तो फेयर मार्केट वैल्यू आपकी सेल वैल्यू हो गई। अब वो तो टैक्स लग जाएगा उस पर। तो आप जब कॉस्ट लोगे तो अगर आप कम कॉस्ट लोगे, मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई है और 50,000 की वो कॉस्ट थी कैपिटल एसेट, लेकिन 1 अप्रैल 2001 को जब फेयर मार्केट वैल्यू देखी तो उसकी थी 80, तो 50 और 80 विच इज हायर, आप 80 लोगे। जब आप 80 लोगे तो नीचे क्या आएगा, बेस इंडेक्स 100 ही आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उससे पहले के इंडेक्स आपको पता ही नहीं है 1 अप्रैल 2001 से पहले के, तो सीधी बात है 100 आएगा। फिर जब आपने कन्वर्जन किया उस साल का आपका इंडेक्सेशन का पार्ट लग जाएगा, तो 80,000 अपॉन 100 इंटू जब कन्वर्जन हुआ उस साल का इंडेक्सेशन का बेनिफिट हुआ, तो इस हिसाब से कॉस्ट आपकी बढ़ के आ गई और आपने सेल वैल्यू में से उसको लेस कर दिया। लेकिन अब आप क्या बोलोगे सर वो तो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में हो गया, आपने कैपिटल गेन हमें बता दिया, लेकिन बाद में वो नॉर्मल गुड्स के फॉर्म में बिकेगा तो सही। हाँ, तो जब भी बिकेगा तो उस वक्त कैसे बोलेंगे कि इसकी सेल वैल्यू क्या है, यानी नॉर्मल जो बिका एक्चुअल मार्केट प्राइस में आपको बताया कि वो सेल वैल्यू, और स्टॉक इन ट्रेड जो फेयर मार्केट वैल्यू वो कॉस्ट हो जाएगी। तो सेल में से जो कॉस्ट लेस करेंगे यानी खर्चा लेस करेंगे मान के चलिए, तो बाकी क्या हो जाएगा, बिजनेस की इनकम हो जाएगी, यानी पीजीबीपी में चले जाएगी। तो यहाँ तक का पार्ट आपका कैपिटल गेन का जब कन्वर्ट हुआ, लेकिन जैसे कन्वर्ट होने के बाद बेचा तो जो भी गैप आ रहा है यानी सेल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू और जो फेयर मार्केट वैल्यू, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन के लिए सेल वैल्यू है, वही बिजनेस इनकम के लिए कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। तो सेल में से वो कॉस्ट लेस कर दी, बाकी क्या आएगा, मजे से बेनिफिट, ठीक है, यानी बिजनेस इनकम का पार्ट, सीधी सी बात। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है, 1 मिनट पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है फॉर फ्रॉम असेसमेंट इन 1985-86 ऑनवर्ड्स कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि उस वक्त क्या माना जाता था कि उससे पहले नहीं माना जाता था, लेकिन 1985-86 से असेसमेंट ईयर मतलब 84-85 से कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने पर वो ट्रांसफर माना जाने लग गया। जैसे ट्रांसफर माना जाने लग गया तो उस पर कैपिटल गेन का पार्ट अराइज होने लग गया, उससे पहले नहीं माना जाता था। फॉर कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन वेरियस टर्म्स टू बी इंटरप्रेटेड आर एज अंडर। अब देखिए यहाँ बोल रहा है सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सच कन्वर्जन। तो देखिए मैंने आपको यही बताया, मैं अभी देखिए कैपिटल गेन का पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो बिजनेस इनकम का पॉइंट है ना ये वाला है सिंपल सा, लेकिन मैं अभी किसका बता रहा हूँ, कैपिटल गेन का। तो आपको पता है कि क्या मैंने बताया कि कोई कैपिटल एसेट की कॉस्ट है, उसको हमने क्या करा कि कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं, सीए कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड में। तो जब हमने कन्वर्ट किया इस डेट को, तो इस डेट को फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, वही सेम एज यूजुअल। इंडेक्सेशन बेनिफिट कब लगेगा, जिस ईयर में कन्वर्जन किया है, जैसे मैंने इनटू बताया। तो अभी आपने इंश्योरेंस क्लेम वाला पार्ट देखा तो आपको बताया कि टिल ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कन्वर्जन। तो जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ तो इनटू साइड में वही वाला ईयर आएगा। टैक्सेबल कब होगा, इन द ईयर इन विच सच स्टॉक इज एक्चुअली सोल्ड। अब देखिए ये मैंने आपको नहीं बताया था पर ये याद रख लेना, जब ये स्टॉक बिकेगा तब टैक्सेबल होगा, जब ये स्टॉक बिकेगा तब जाके आपका कैपिटल गेन का पार्ट भी आएगा और पीजीबीपी की इनकम का भी पार्ट आएगा। टैक्स रेट क्या लगेगी, जिस साल में ये बिका है स्टॉक, जिस साल में बिका है उस हिसाब से कैपिटल गेन की रेट लग जाएगी, उस हिसाब से आपकी बिजनेस इनकम की टैक्सेबिलिटी का पार्ट लग जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल सेल वैल्यू, स्टॉक जब भी आपने बेचा होगा उसकी एक्चुअल सेल वैल्यू क्या है, और जब आपने कन्वर्ट किया था किसी पहले के साल में, तो जब कन्वर्ट किया उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी, उसका डिफरेंस आपकी इनकम का पार्ट बनेगा, किसका, बिजनेस इनकम का पार्ट। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आ जाएगा, ये थोड़ा टिपिकल है। लेकिन अगर आप सिंपल सा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऐसे सोचिए कि आपकी कोई कैपिटल एसेट है, जैसे मैंने बताया 50,000 की, उसको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, जैसे आप बोल रहे हो कि 15-16 में कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है, तो 15-16 के हिसाब से जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो कैपिटल गेन की वैल्यू हो जाएगी। मान के चलिए 1,20,000 चल रही है, तो 1,20,000 क्या हो जाएगी, सेल कंसीडरेशन हो जाएगा। उसमें से माइनस क्या करोगे, जो भी कैपिटल एसेट की कॉस्ट थी। अब आपको पता है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है अगर 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद की है, तो नीचे जो भी आपको पता है कि जब खरीदी है, जैसे अगर 2002-03 में खरीदी है तो 50,000 का अपॉन 105 आ जाएगा, इनटू क्या करोगे आप, यानी जब आपने कन्वर्जन किया कब करा, 15-16 में, तो उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट आ जाएगा। लेकिन देखिए कि इसका जो सारा का सारा पार्ट है वो कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होगा, जब वो बिकेगा, जब वो बिकेगा, याद रख लो, जब वो बिकेगा। तो कब बिकेगा, अब क्या पता कब बिके, 17-18 में बिके, 18-19 में बिके, तो जब भी वो बिकता है तो उसकी एक्चुअल सेल वैल्यू क्या कहलाती है इस स्टॉक इन ट्रेड की, जब वो बिकता है तो उसकी एक्चुअल सेल वैल्यू मान के चलिए 150 है, तो 150 और जो ये फेयर मार्केट वैल्यू थी 120, इसका डिफरेंस बिजनेस इनकम माना जाता है। तो आपने जिस साल बिका उस साल आपने कैपिटल गेन का पार्ट भी निकाला और आपने बिजनेस इनकम का पार्ट भी निकाला, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब लिया, जिस ईयर में क्या हुआ है, कन्वर्जन हुआ है। तो यही सोच के चलिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये बोल रहा है अली हैज़ 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड acquired on 15 May 1981 for ₹12 each. On 15 July 1983 he converted 6,000 of such share into stock in trade. अब देखिए आपको मैंने अभी क्या बताया कि असेसमेंट ईयर जो बताया वो 85-86 बताया, यानी इसका मतलब प्रीवियस ईयर 84-85, यानी 1 अप्रैल 84-85 से 1 अप्रैल 84 से लेके आप बोलोगे कि ये कन्वर्जन का पार्ट लगने लग गया था और इसको ट्रांसफ़र माना जाने लग गया था अंडर सेक्शन 247, कब, 1 अप्रैल 2084, क्योंकि अगर आप असेसमेंट ईयर देख रहे हो तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर ये, तो इससे पहले अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये कैपिटल गेन माना ही नहीं जाएगा। और कैटेगरी ए में यानी यही बोल रखा है कि ये कन्वर्जन नहीं माना जाएगा और इसमें कैपिटल गेन का पार्ट अराइज नहीं होगा। पढ़ के देख लेना, यही बोल रखा है, नहीं तो मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा। तो ये बोल रहा है कि 15 जुलाई 1983 जो कि 1 अप्रैल 84 से पहले आ रही है, उस वक्त 10,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ऑन दैट डेट मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर कितनी थी, 15 रुपये। अब देखिए उस डेट को मार्केट वैल्यू थी 15 रुपये ईच। ऑन 1/5/2007 ही फर्दर कन्वर्टेड 2,000 ऑफ सच शेयर इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब ये बाद में आ गए। अब बाद में कब हुए, आपको बताया कि 1 अप्रैल 84 के बाद, तब तो आपका प्रोविजन लगी गया था, तो तब ये ट्रांसफर माना जाएगा। तो अब ये कैपिटल गेन का पार्ट आएगा इस पर। ऑन सच डेट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज ₹30। जब कन्वर्ट किए उस वक्त मार्केट वैल्यू 30 रुपीज़ चल रही है और 2,000 शेयर्स कन्वर्ट किए, तो 30 इंटू 2 कितने होते हैं, 60,000। हाँ, तो ये बोल रहा है कि 30 इंटू 2,000 जो 60,000 रुपीज़ है, ये सेल वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेल वैल्यू। और उसमें से क्या करेंगे, कॉस्ट लेस करेंगे। अब कॉस्ट किसकी लेस करेंगे, इन 2,000 शेयर से रिलेटेड कॉस्ट लेस करेंगे। पर आपको पता है कि ये कब खरीदे गए हैं, ये तो 15/5/1981 को खरीदे गए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कब, एज ऑन 2001, 1 अप्रैल 2001, दोनों में से जो हायर हो तो आप फेयर मार्केट वैल्यू को ही कंसिडर करोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ही होती है। क्योंकि आपको पता है कि 1981 की वैल्यू बताओ कितनी पुरानी, और अभी के हिसाब से तो थोड़ा चेंज ही होगा। अब ये थोड़ी कि कंपनी इतने सालों तक चल रही है और उसकी वैल्यू 12 रुपये से कम हो जाएगी, नहीं, ज़्यादा ही होगी, तो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन 17 फरवरी 2020 ही सोल्ड ऑल शेयर ऑफ ₹225 ईच। जो भी हम ये पार्ट देख रहे हैं ये कब कवर होगा, सारा का सारा ये कवर होगा 17 फरवरी 20, मतलब 1920 के अंदर आ रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 यानी असेसमेंट ईयर 2021। तो इसका मतलब असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी का पार्ट लगेगा, यानी इस साल कंप्यूट होगा। कैपिटल गेन क्या होगा, इस साल कंप्यूट होगा। ब्रोकरेज कितनी इंकट की गई, 2% बेचने पे, तो इसे बोलेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। तो आपको पता है कि सारे शेयर बेच दिए, मतलब पूरे 10,000 बेच दिए, ठीक है। स्टेट टैक्स ट्रीटमेंट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज ₹16। अब देखिए फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 1 अप्रैल 2001 को 16 है, और ख़रीदे कब गए हैं, 15/5/1981 को 12 रुपये के हिसाब से। तो आपको पता है कि अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो कैटेगरी ए वाले पार्ट में ये बोल रहा है कि 6,000 शेयर बिंग कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 15 जुलाई 1983, सेक्शन 45 सेक्शन 2 इज एप्लीकेबल ऑन द कन्वर्जन, जो कि कब इफेक्ट हुआ, 1 अप्रैल 1984 को या उसके बाद, ये बताया मैंने, ठीक है। हैंस ऑन कन्वर्जन ऑफ 6,000 शेयर सेक्शन 45 सेक्शन 2 शैल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब ट्रांसफर नहीं माना गया, सेक्शन 247 का पार्ट नहीं माना गया। हैंस ऑन ट्रांसफर ऑफ सच असेट नो कैपिटल गेन अराइजेस। लेकिन देखिए कैटेगरी बी में क्या बोल रखा है, इसका नीचे क्या है, सॉल्यूशन भी दे रखा है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है। देखिए सॉल्यूशन ये है कैटेगरी बी का, और कैटेगरी सी का ये है।
अब आप बोलोगे सर कैटेगरी सी क्यों आई, क्योंकि आप सोचिए कि अगर सारे शेयर बेचे हुए हैं जिसमें से आपको पता है कि 6000 का पार्ट के लिए तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या है 1 अप्रैल 1984 से पहले का है, आपको पता है 2000 कन्वर्ट कर दिए और बाकी 2000 तो कन्वर्ट नहीं किए, तो बाकी 2000 तो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में है ना। जो 2000 कन्वर्ट किए वो तो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में है, लेकिन जो कन्वर्ट नहीं करे वो तो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में है, तो वो तो कैपिटल एसेट के फॉर्म में, तो उस पर अलग पार्ट लगेगा। इसलिए एक कैटेगरी बी आ गई और एक कैटेगरी सी आ गई। तो ये बोला कैटेगरी बी में कैसे लिया जाएगा, 2000 शेयर बिंग कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 1st 5 2007। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है इस वाले केस में, एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 सच कन्वर्जन शैल बी डीम्ड टू बी ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247 एंड शैल बी लाइबल टू टैक्स। देखिए जैसे ही कन्वर्जन हुआ तो आपको पता है कि कैपिटल गेन का पार्ट आएगा, लेकिन कब आएगा, जब एक्चुअल में सेल हुई है। शैल बी लाइबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल, मतलब कंप्यूट कब होगा, असेसमेंट ईयर का पार्ट कब आएगा, जब एक्चुअल सेल हुई है। तो आपको पता है कि ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि पूरे के पूरे शेयर जो बेचे वो कब बेचे, याद रख लेना डेट 17 फरवरी 2020 को, 17 यानी खतरा, तो 17 फरवरी 20 को बेचे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 20 को बेचे हैं 17 फरवरी, तो 1920 प्रीवियस ईयर है, तो असेसमेंट ईयर 2021 का पार्ट आएगा, तो यहाँ पे यही दे रखा होगा। इधर देखिए कैटेगरी बी में, या यहाँ पे आप देख लेना जब भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी मैं कहाँ था, यहाँ तक था, यहाँ तक मैंने बता दिया। फॉर दिस पर्पज फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन। निकलेगा तो वो असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंग 1920 में, क्योंकि बेचा कब है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कब के लिए जाती है, जब ट्रांसफ़र हुआ है। देखिए जब कन्वर्जन हुआ है, तो आप एक बार देख लेना, जैसे ही जब भी कन्वर्जन हुआ था, अब देखो कन्वर्जन कब हुआ था, 1/5/2007 को, बेचे कब, कितने साल बाद, तो जब बेचा तब टैक्सेबल हो रहा है। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू मतलब सेल वैल्यू क्यों ली जा रही है, यानी कब की ली जा रही है, जब 1/5/2007 को ये कन्वर्ट किए गए थे, उस वक्त मार्केट वैल्यू थी 30 रुपीज़, तो 2000 इंटू 30 के हिसाब से कितने आएंगे, 60 आएंगे, और जो कॉस्ट है उस पर इंडेक्सेशन का पार्ट भी लगेगा, ठीक है। अब कैसे लगेगा, वो नॉर्मली सिंपल सा पार्ट है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पढ़ के ये बोल रहा है, एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 शैल बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप सोचिए कि जब आपने कन्वर्ट किया था उससे पहले खरीदे थे 12 रुपये के हिसाब से, खरीदे थे 12 रुपये के हिसाब से। 15 जुलाई 1983 को आपने 6000 शेयर कन्वर्ट किए, तब मार्केट वैल्यू चल रही थी 15 रुपये। अब आपको पता है कि आपका जो केस आ रहा है वो क्या आ रहा है कि 1 अप्रैल 2001 से पहले का आ रहा है, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जो भी शेयर खरीदे उसकी कॉस्ट, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच इज़ हायर, क्योंकि हायर लोगे तो आपका बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा दिखाओगे तो कैपिटल गेन कम बनेगा, कम बनेगा तो उस पर टैक्स का पार्ट कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 12 रुपये थोड़ी लेंगे, यहाँ पे तो हम 16 रुपीज़ के हिसाब से लेंगे। तो देखिए फेयर मार्केट वैल्यू सच शेयर की 1 अप्रैल 2001 को कितनी थी, 16 रुपीज़ थी। इसलिए जो भी कन्वर्ट किया गया है वो पहले का खरीदा हुआ है, तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, क्योंकि देखिए मैंने प्रीवियस ओनर की कॉस्ट के हिसाब से आपको बताया था कि प्रीवियस ओनर के हिसाब से। आप तो बोलोगे सर कन्वर्ट कब हुआ है, 2007 में, तो आप 2007 की वैल्यू लो ना, लेकिन देखिए कन्वर्ट हुआ है तो उस केस में हमें पता है कि उससे पहले वो क्या थे, उससे पहले वो कैपिटल एसेट के फॉर्म में थे। तो जब वो कैपिटल एसेट के फॉर्म में खरीदे गए थे तो वो वाली कॉस्ट देखी जाती है, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट का मतलब ये वाली कॉस्ट देखी जाती है। लेकिन आपको पता है कि वो 1 अप्रैल 2001 से पहले वाले हैं, तो इसलिए कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो ज़्यादा हो, तो 12 और 16 16 रुपीज़ के हिसाब से देखोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 शेयर इंटू 16, तो कितने हो गए, 32,000 की आपकी कॉस्ट हुई, ना कि 24,000 की। अगर आप 2000 टू 12 करोगे गलत हो जाएगा। तो 32,000 की कॉस्ट है, उसका इंडेक्सेशन कैसे लगेगा, मैंने आपको बोला कि 1 अप्रैल 2001 से पहले वाले पार्ट में इंडेक्सेशन का पार्ट है ही नहीं, तो 1 अप्रैल 2001 से यानी 2001-2 का इंडेक्सेशन का बेस क्या है, 100, वो ले लिया। और इनटू जब कन्वर्जन हुआ, तो कन्वर्जन कब हुआ, 2007 में। अगर आप 2007 का एक बार इंडेक्सेशन देखिए, 2007-8 का, तो ये रहा, देखिए 2007-8 का 129, समझ गए। तो जब कन्वर्जन हुआ उसके हिसाब से इंडेक्सेशन 129 हुआ। तो आप देख सकते हो 32,000 अपॉन 100 इंटू 129, तो ये दे रखा है 2000 इंटू 16, 32 अपॉन 100 इंटू 129, तो ये निकल के आ गया। अब 60 में से ये 41280 गए, तो आपका क्या है 18720, क्योंकि इंप्रूवमेंट का कोई कॉस्ट ही नहीं है तो उसका इंडेक्सेशन का पार्ट लगेगा ही नहीं। अब देखिए सी केस में क्या बोल दिया कि आपने पूरे शेयर बेचे थे, तो आपको पता है कि 6000 पे तो लगेगा नहीं, 2000 पे मैंने कैटेगरी बी में बता दिया। बाकी जो 2000 शेयर बचे वो तो कैपिटल एसेट के फॉर्म में ही है,
वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ही है, तो इसका मतलब उन पे कैपिटल गेन का पार्ट तो आएगा ही आएगा, तो उस पर नॉर्मल पार्ट आएगा। अब उस पे जो इंडेक्सेशन का पार्ट है वो इसकी तरह मत देखना कि कन्वर्ट हो गए, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हुए थे, कन्वर्ट कैटेगरी बी वाले हुए थे। बाकी जो 2000 शेयर थे वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ही हैं। अब देखिए कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन आपको पता है कि 2021 मैंने निकाल के बताई। वैसे कैटेगरी सी की क्या है, आपको पता है कि जो बिकी है वो कितने में बिके हैं एक्चुअल में। देखिए अब देखिए यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो बुक किए थे वो 225 में बिके थे, तो 2000 इंटू 225 के अकॉर्डिंग बिके। ठीक है, 2000 इंटू 225 के अकॉर्डिंग बिके, तो ये आ गया 450। 450 का 2% ब्रोकरेज थी, तो ये 9000 हो गया, ये लेस किया तो 441 आपका आ गया। ठीक, फिर देखिए उसके बाद आपको बताया कि 441 आ गया, और आप देख सकते हैं कि जो ये इंडेक्सेशन का पार्ट है। और हाँ एक और चीज़ देखना कि इसमें एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं लिया गया, लेकिन इस पे लिया गया है, क्योंकि सेल का बता रखा है, ब्रोकरेज जो है किसका है, सेल का है, न कि फेयर मार्केट वैल्यू का। तो यहाँ पे तो फेयर मार्केट वैल्यू आएगी, क्योंकि ये कन्वर्जन का पार्ट है, जबकि ये इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, ये कैपिटल एसेट के फॉर्म में है। तो आपको बताया कि बेचा होगा, तो बेचने वाली वैल्यू ली है 225 रुपीज़। अब आप ये भी बोलोगे कि सर आपने ये भी बताया था कि इन 2000 शेयर को भी तो बाद में बेचा गया, तो ये तो आपने कैपिटल गेन निकाल के बताया, लेकिन इनका आपने हमें वो नहीं बताया बिजनेस इनकम का पार्ट। तो देखिए इनका सिंपल सा है कि 2000 इंटू 225 के हिसाब से बिकेगी, और 2000 इंटू 30 के हिसाब से कॉस्ट कहलाएगी। तो 2000 इंटू 225 ये आपकी क्या हो जाएगी, बिजनेस की सेल वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, जो कि ये वाली है 60,000। जैसे ही लेस करोगे बिजनेस की इनकम निकल के आ जाएगी इस कैटेगरी बी से रिलेटेड। लेकिन कैटेगरी सी कभी कन्वर्ट ही नहीं हुई, तो आपको पता है कि जब भी बेचोगे वो कन्वर्ट ही नहीं हुई, तो बिजनेस इनकम में आएगी नहीं, वो कैपिटल गेन के फॉर्म में आएगी। उसमें नॉर्मल पार्ट लगेगा कि कितने में बिका, 450 का पार्ट। आपको पता है कि काफ़ी सालों तक हेल्ड किया हुआ है, तो उस बेसिस पे आपको बताया कि वो 12 मंथ या 24 मंथ का जो भी मैं आपको पार्ट बताता हूँ, यानी अनलिस्टेड का पार्ट बताता हूँ, तो उसमें मैंने आपको जहाँ तक मुझे ध्यान है 24 मंथ या 12 मंथ का पार्ट बताया था, तो उससे ज़्यादा ही हेल्ड की हुई है। तो सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म का पार्ट आएगा ही, तो इंडेक्सेशन का पार्ट आएगा। अब 2000 शेयर है, तो आपको पता है कि वो कब खरीदे गए थे, वो 1983 समथिंग 1981 समथिंग खरीदे गए थे, तो 1981 तो ले नहीं सकते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लोगे आप, 16 रुपीज़ के हिसाब से, तो 2000 टू 16 32। अब देखिए आप इंडेक्सेशन कोई 129 थोड़ी ले रहे हो, आपको पता है कि आपने कब बेचा है, तो आप देखो क्या कर रहे हो, अपॉन 100 बेस तो वही कर रहे हो 1 अप्रैल 2001 के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आपने बेचा है तो आपने वो वाला पार्ट दिया है, क्योंकि इसमें आपको कन्वर्जन का सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कन्वर्जन का सोचने की ज़रूरत है। जिस ईयर में सेल करोगे उस अकॉर्डिंग कैपिटल गेन निकलेगा, लेकिन जब कन्वर्जन करोगे वो वाला इंडेक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हुआ। तो देखिए 92480 आ गया, 441 में से जैसे ये लेस करोगे तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, ये कैटेगरी सी से रिलेटेड हो गया। अगर आप देखोगे कि एक मिनट, ये देखिए कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन द हैंड ऑफ अली फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब देखिए एक आप 6000 शेयर की बात करोगे, एक आप 2000 शेयर की बात करोगे। ठीक है, तो देखिए 6000 शेयर है इंटू 225, उस पर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र है। अब देखिए बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखिए इसमें जो ये 15 रुपीज़ दे रखी है फेयर मार्केट वैल्यू का पार्ट दे रखा है। अब देखिए ये क्यों पार्ट दे रखा है कैटेगरी ए का, क्योंकि आपको कैटेगरी ए मैंने बताई थी 6000 शेयर है, और याद रखना वो कब खरीदे गए थे, वो 1 अप्रैल 1984 से पहले के खरीदे गए थे, सीधी सी बात है। तो इसलिए जो कन्वर्जन का पार्ट है इस पर अप्लाई नहीं हुआ, तो ये नॉर्मल जब भी बेचे गए तो इस पर आपका PGBP का पार्ट आएगा। अब जब आपने बेचे तो उसमें आपने एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र कितने पे करे, ब्रोकरेज कितनी इंकर की, 2% इंकर की। तो देखिए कि यहाँ पे इसने क्या कर रखा है कैटेगरी ए में, 6000 इंटू 225 बेचे। अब जो ये 13,50,000 आया, इसका 2% ब्रोकरेज आ गई 27, तो ये 13,23,000 आया। अब देखिए जो है मार्केट वैल्यू चल रही है, तो आपको पता है कि आपने खरीदे कितने में थे, 12 रुपीज़ के हिसाब से खरीदे थे। ठीक है, अब बार बार मुझे बताना पड़ता है क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहता। तो देखिए 12 रुपीज़ के हिसाब से खरीदे थे, लेकिन ऑन द डेट जब इसको कन्वर्ट किया था मार्केट वैल्यू कितनी चल रही थी, 15 रुपीज़ चल रही थी। तो 12 और 15 ये ले सकते हो, तो 15 रुपीज़ यहाँ पे ले लोगे। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये मत सोच के चलना है कि इस पे कैपिटल गेन का पार्ट लगा था, नहीं लगा था, क्योंकि 1 अप्रैल 1984 से पहले के थे और पहले कैपिटल गेन का पार्ट अप्लाई नहीं होता था, तभी हम ये ले सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि 15 इंटू 6000 कीजिए, 90,000 आपने ले लिया। 13,23,000 में 90 बेच दिए तो कितना है, 12,33,000 का आपका पार्ट आ गया।
12,33,000 आपका आ गया पीजीबीपी। अब इसमें इंडेक्सेशन मत सोच लेना क्योंकि कैपिटल गेन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 85-86, मतलब 1 अप्रैल 84 से लगे थे। सिंस सच शेयर्स आर कन्वर्टेड बिफोर असेसमेंट ईयर 85-86, उससे पहले, हैंस द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन शैल नाइदर बी लाइबल टू कैपिटल गेन नॉर बिजनेस इनकम, नहीं लगेगा। फर्दर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड shall be taken as fair market value as on the date of such conversion that is ₹15। तो जब कन्वर्ट हुआ उसके हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले लेनी है, न कि जब आपने खरीदा। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन कन्वर्जन ऑफ सच एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये ₹30 दे रखी है। ये भी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको मैंने ऊपर ऊपर अभी बता दिया था कि जब मैं कैपिटल गेन निकाल रहा हूँ तो आपको बताया कि इन 2000 शेयर को जब भी बेचूंगा तो आपको बताया कि आपने कब बेचा 1920 में, तब जाके ही तो आपने ये कैपिटल गेन निकाला। तो जब हमने बेचा उस बेसिस पे हमने कैपिटल गेन जो निकाला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी ₹30। तो मुझे पता है कि मैंने उसको 225 में बेचा, तो मैंने आपको क्या बताया ये एक्चुअल सेल वैल्यू है 2000 इंटू 225 माइनस क्या करेंगे 2000 इंटू 30, पर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र भी है तो लेस क्या करेंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, वो भी करेंगे। अब देखिए ये मैंने कहाँ बताया था, यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल सेल्स वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। तो एक्चुअल सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कब है जब कन्वर्जन की डेट थी, और माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र भी कर देना तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यही दे रखा है, तो आप देख सकते हैं 2000 शेयर के हिसाब से इंटू 225, जो कि ये कन्वर्जन वाले याद रखना, ये कैटेगरी बी की बात कर रहा है। तो देखिए कितना आया 450 आया, उस 450 का 2% ब्रोकरेज निकला 9000, तो 441 आया। अब देखिए 2000 इंटू 30 किया है, तो जो कैपिटल गेन के लिए फेयर मार्केट वैल्यू है वही जनरली क्या कहलाएगी कॉस्ट कहलाएगी यहाँ पे। तो ये 60,000 लेस कर दिया तो ये आ गया 381। ठीक है। अगर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र नहीं होता तो वैसे 450 आता, 450 में 60 लेस होते तो 390 आता, लेकिन वो 9000 वो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र की वजह से आपके हो गए। नहीं तो सिंपल केस है, कभी भी क्या है कि टिपिकल पार्ट क्रिएट मत कीजिए, आपको बस ये सोचना है कि जो मैं कैटेगरी बी बता रहा हूँ वो कन्वर्जन है, तो ये जो पार्ट है वो कैपिटल गेन का है, और जो ये पार्ट है जब उसको ज़्यादा में बेचा गया है तो आपको बताया कि आपने उसको 225 में बेचा है, तो ये आपका बिजनेस इनकम का पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो ये कैटेगरी बी बता रहा हूँ। कैटेगरी ए तो अलग से ही है, तो ये नॉर्मल पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने कैटेगरी सी बताया तो वो नॉर्मल कैटेगरी सी क्या था आपका इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में था, मतलब कैपिटल एसेट के फॉर्म में था, वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसको भी आपको नॉर्मल सोच के चलना पड़ेगा। अब देखिए जब नॉर्मल सोच के चले तो हमें पता है कि वो कैटेगरी सी बेचा है, तो किस पार्ट में आया वो कैपिटल गेन के पार्ट में आया, क्योंकि आपको पता है कि वो उसके बाद से एप्लीकेबल हुए थे। अब पहले आपको पता है कि 1984 से पहले जनरली जो भी शेयर्स थे अगर ये बेचे गए हैं तो इसको देखो किस फॉर्म में ले लिया गया, आपकी बिजनेस इनकम के फॉर्म में ले लिया गया था। ठीक। तो वैसे आपको थ्योरेटिकल पार्ट ही देखने की जरूरत है, मैंने इतना पार्ट आपको बता दिया। अब देखिए एक बार आप क्या करना है, ये सेक्शन 50 का पार्ट पढ़ के देख लेना। वैसे मैंने आपको पूरा पीजीबीपी में कवर कराया था, तो अगली वीडियो में जब भी मैं आपको बताऊंगा तो हल्के हल्के इसके पॉइंट बता दूंगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपकी WDV यानी अगर आपकी क्या दे रखी है, जैसे कॉस्ट ओपनिंग WDV दे रखी थी, आपने जो परचेस किया एक तरीके से वो पार्ट आपने जोड़ दिया, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जोड़ दिया, तो आपको पता है कि टोटल आ जाती है वैल्यू। उसमें से जैसे आप मनी पेबल मतलब सेल कंसिडरेशन का पार्ट लेस करते हो तो बाकी जो आता है, तो ब्लॉक में अगर एसेट है और सीधी सी बात है वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो डेप्रिसिएशन निकलेगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो उस केस में क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट आ जाता है। कहने का मतलब ब्लॉक में एसेट तो है लेकिन सेल वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो तब क्या होता है उन डेप्रिशिएबल एसेट पे कैपिटल गेन का पार्ट अराइज हो जाता है। तो उसको अगली वीडियो में हल्का सा पॉइंट देख लेंगे, क्योंकि मैंने इसके पूरे क्वेश्चन आपको कवर करवाए हुए हैं। फिर देखिए ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरी, ऐसे करके धीरे धीरे करके आते जाएंगे। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पार्टनर मेंबर टू फर्म AOP BOI एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में मेंबर या पार्टनर ने फर्म को या एसोसिएशन को या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को क्या दिया है, पैसा दिया है या कैपिटल एसेट दी है एक तरीके से, ये बोल दिया। फिर देखिए उसके बाद आपको बोल रखा है कि उल्टा हो गया, जब डिसोल्यूशन हुआ फर्म का तो फर्म ने कैपिटल एसेट जो भी है वो ट्रांसफ़र की है, वो डिस्ट्रीब्यूट की है, तो फर्म ने पार्टनर को की है, AOP BOI ने मेंबर को की है। तो जनरली इसका इलस्ट्रेशन कवर कर लेंगे जिससे आपको सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।